दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि आखिर एमसीक्यूज क्वेश्चंस को बनाने का कुछ तो तरीका है जिससे कि कम नॉलेज वाले बच्चे भी उसको सही से इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं। तो वो क्या क्या तरीका अपनाते होंगे? तो मैंने जितने भी टॉपर्स से बात की है और जितने भी आप जानते हैं कि हर वीकेंड में कुछ ना कुछ इंटरव्यूज करते रहता हूं, तो जो मुझे समझ में आई है और एक टीचर होने के नाते जो इतने दिनों में जितने भी मैंने प्रश्न बनाए हैं अपने किताब के लिए, तो हम लोग कैसे प्रश्न बनाते हैं और बच्चे के सब कुछ का समावेश यहां पर करके मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इवन दो आपको 20% क्वेश्चन नहीं भी आते हैं या बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन भी है या कुछ चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसा कोई भी केसेस अगर आपके साथ होता है फिर भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं और हम डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं तो ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने लिख के रखे हैं। तो एक एक चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। पहली बात तो नॉर्मल चीज आप सभी लोग जानते हैं, जब भी आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखोगे तो उसके बाद आपको आपको एनालिसिस करना है। मैं बोलता रहता हूं कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए टू एंड तक, शुरू से लास्ट तक। कई बार शुरू में लगता है क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है लेकिन अंत तक पता चलता है कुछ और ही पूछ रहा है। और जहां तक ऑप्शंस की बात है उसमें भी मैं आपको बोलता हूं कि ऑप्शंस आप लगातार मतलब हर ऑप्शंस को पढ़िए, बार बार देखिए ऊपर से नीचे तक कि क्या डिफरेंस है, कौन सा ऑप्शन डायरेक्टली लिंक हो रहा है। मतलब कई बार मल्टीपल सही होता है लेकिन डायरेक्टली लिंक हो रहा था, ये सब तो लॉजिकल बात है। इसके अलावा कुछ बात है जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो मेरा एक ऐड आया था जिसमें मैंने बताया था एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर, जैसे कि रिवर्स अप्रोच इसको बोलते हैं। आप में से कई लोग अपनाते भी होंगे, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा और ध्यान रखिएगा। मैं पहले ही बोल देता हूं कि ये तो कोई ऐसा ये बाबा का चूर्ण नहीं है कि आप वही काम करिए, क्योंकि जितने भी मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप नोट डाउन करके सबको मिला के सोचिएगा, है ना। ये नहीं कि एक चीज बोल दिया और उससे रिजल्ट निकल जाएगा ना, मैंने बोल दिया कि भाई ये कर लो तो उसी से निकल जाएगा, नहीं। ये सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं जिसको कंबाइंड करके आप सोचिएगा अपने नॉलेज के साथ, तो आपके लिए मतलब चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करना, ये आप अक्सर जगह सुनते होंगे और ये बिल्कुल सबसे पहली बात है। इसको आप प्रैक्टिस में शामिल कर लीजिए कि जैसे ही कोई ऑप्शन है तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा सही है, हम ये देखेंगे कि ये गलत है, ये गलत है। अगर 4 में से आपको 2 भी पता चल गया ना कि ये गलत है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है जिसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि एलिमिनेट कर दीजिए आप जो है अपने रॉन्ग आंसर को। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है ये जो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एवर्ब्स होते हैं और नन ऑफ दीज होते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि चांसेस ऑल ऑफ दीज होने का और ऑल ऑफ एवर्ब होने का ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये है कि जब मैं बोलूं कि ये सही है और ये सही है तो इस दोनों में कौन ज्यादा सही है। अगर ऑल ऑफ दीज नहीं है तो मैं वो सोचूंगा, लेकिन अगर ऑल ऑफ दीज है ना, तो अगर पहला ज्यादा सही है दूसरा थोड़ा सा भी सही है तो भी ऑल ऑफ दीज लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो सही ही है, बस नेगेटिव ना होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस सिर्फ और सिर्फ केस उसी केसेस में नहीं होगा जब कोई ऑप्शन उल्टा हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, नहीं तो इसके चांसेस रहते हैं और आप लोग इसको करते भी हैं। नन ऑफ दीज का चांस जो है मेरे हिसाब से 40% रहता है। नॉर्मली नन ऑफ दीज तब दिया जाता है, मैं क्वेश्चन जो सेट करने वाले के हिसाब से बताऊं, एक तो आपके साथ क्लेवर बना जाता है कि आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए और जो रियल ऑप्शन है वो दिया ही नहीं, तो वो नन ऑफ दीज हो गया। कई बार जब ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं किसी क्वेश्चन के तो नन ऑफ दीज दे दिया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनाने के वाले का रहता है। तो नॉर्मली लोग नन ऑफ दीज को पूरा अवॉइड कर देते हैं, तो उसको पूरा अवॉइड नहीं करना है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि नॉर्मली नन ऑफ दीज नहीं होता है, लेकिन 40% चांस रहता है कि आपको जो है नन ऑफ दिस भी करेक्ट हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसको आपको मतलब इग्नोर नहीं करना है, ये चीज है। एक दूसरा पॉइंट आपका जो ध्यान में रखना है, ओके। अच्छा, इसके बाद जो आपको कुछ चीजें होती है कि अगर मान लीजिए कि 2 सिमिलर टाइप के वर्ड हैं, जैसे कि अब मैं अभी एक सब्जेक्ट बताता हूं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें एक 2 वर्ड होता है अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, ये सिमिलर टाइप के वर्ड है। क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये सिमिलर टाइप के वर्ड।
तो मैं आपको ये बस देखिए, ये सारे क्लूज हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये सबको मिला के आपको सोचना है। बस एक ही सिमिलर वर्ड है तो अब वही होंगे, बाकी चीज छोड़ दिया नहीं, ये एक आपको ऐड करना है उसमें। अगर दो सिमिलर टाइप के वर्ड होंगे तो उसके होने के चांसेस उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये जानना आपको, मतलब इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं सिली मिस्टेक्स उसमें मत करिएगा, क्योंकि वो जो सिली मिस्टेक्स है वही मेन है जो आपको सही या गलत पे लेकर जाती है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं जब दो सिमिलर टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। समझ रहे बात आप? जो मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, एक जैसे दो ऑप्शन जो आपको दिखेंगे, जैसे कि कोई चीजें हैं और उसी से जुड़ा हुआ मिलता जुलता कोई दूसरा नाम है, या मिलती जुलती दूसरी चीजें हैं, तो चांसेस ये रहता है कि वो जब हम ऑप्शन बनाते हैं तो वो बच्चे को छकाने के लिए, बच्चे को एकदम चालाकी से, क्लेवर से बच्चे को मतलब ये करने के लिए कि इनका गलती हो जाए, हम उसी से रिलेटेड दूसरा ऑप्शन भी दे देते हैं। राइट? वहां पे आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, इसका ये लगा दिया उसका ये लगा दिया, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। इसके बाद होता है अपोजिट ऑप्शंस, जैसे कि सीडीपी, मैं सीडीपी पढ़ाता हूं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आप किसी भी सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन होता है जनरल टू स्पेसिफिक, दूसरा होता है स्पेसिफिक टू जनरल। आपको 4 ऑप्शन है, लेकिन अगर उसमें 2 ऑप्शन ऐसा उल्टा अपोजिट वाला है ना, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, तो इन दोनों में से किसी एक के होने के चांसेस होंगे, बाकी 2 ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। ये भी एक मेजर पॉइंट है। फिर से मैं बोलूंगा, इसमें सिली मिस्टेक मत करिएगा, लेकिन ये चांसेस इसके बढ़ जाते हैं कि जब भी आपको मतलब है ना आगे जाना पीछे जाना, समझ रहे हैं? तो ये तरीके के जो चीजें हैं, तो वो आपको कंफ्यूज उसी में करना चाहता है एक्चुअल में वो ऑप्शन, कि आप आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, इधर कि इधर, मतलब अपोजिट वाला अगर चीजें रहेंगी तो वो दोनों ही ऑप्शन में आंसर होगा। ये एक आपको पॉइंट है। मतलब ये सब आपने महसूस भी, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने भी इन सभी पॉइंट को महसूस किया होगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद है कि हाँ, एक और बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई टॉपिक पर आपको क्वेश्चन आया है, एक टॉपिक है उस पर आपको क्वेश्चन आया है, तो अगर वो क्वेश्चन एक नजर में आपसे नहीं बन रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, या तो किसी टीचर से, या तो किसी किताब से, या कहीं पर किसी से डिस्कस किया होगा। तो कुछ सेकंड के लिए आप उस जगह पर चले जाइए अपने मेमोरी में, मतलब रियल में तो नहीं जा सकते, उस समय में चले जाइए, है ना, माइंड में टाइम ट्रेवल करके, कि उस टाइम कैसा डिस्कशन हो रहा था। मान लीजिए कि आपने किसी से या मेरे से ही कोई सब्जेक्ट पढ़ी, कोई टॉपिक पढ़ी और उस पर क्वेश्चन आ गया, तो आप ध्यान करिए उस टाइम क्या डिस्कशन हो रहा था। थोड़ा सा अगर आप उस चीज को रिकॉल करेंगे, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, अगर आपने 1 घंटे में की हुई क्लास ली है तो 1 घंटा नहीं लगेगा आपको रिकॉल करने में, 1 सेकंड नहीं लगेगा कि वो रिकॉल करने में आपको डायरेक्ट आपको वही पहुंच जाएंगे जहां से एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया है या जहां पे आपको डाउट हो रही है। एक बार आप इसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करके देखिएगा कि उस अभी आप क्वेश्चन के हिसाब से सोच रहे हैं, अब आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उस टॉपिक जहां पे पढ़े हैं उस दिन का डिस्कशन सोचिए, क्या सर बोले थे, कैसा बात हुआ था, या पढ़ते समय क्या हुआ था। वो जैसा ही आप सोचने लगेंगे तो वो आप हर बाकी चीज नहीं सोचेंगे, सोचते सोचते एकाएक आपको वो पॉइंट याद आ जाएगी जो एग्जैक्ट इससे मिलती है। वो आपको एक मदद करती है, जिसमें कि अगर आपको याद नहीं भी है तो ये आपको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद जो सबसे लास्ट में मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, जनरली फिर से मैं इसके लास्ट में आपको प्रोवाइडेड दैट बोल रहा हूं कि इस चीज को एकदम ये मान के मत चलिए, जनरली जो आपको ऑप्शंस होते हैं करेक्ट, उसमें सी ज्यादा करेक्ट होते हैं, बी उससे थोड़ा कम करेक्ट होते हैं, और ए और डी उससे थोड़ा कम करेक्ट होते हैं। ये जस्ट एक सर्वे है, ये जस्ट एक रेशियो है कि नॉर्मली सी करेक्ट होता है, उससे थोड़ा सा कम बी, और फिर ए और डी। ये एक मतलब ग्राफ है जो हमने देखा है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन माइंडसेट बनाने वाला होता है तो क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले हम गलत आंसर दे देते हैं ताकि आप छक जाएं उसमें, फिर उसके बाद हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स मेरे तरफ से हैं, और इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए, ध्यान से याद रखिए, जिससे कि आपका जितना नॉलेज है उसमें आप बेटर कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन सभी पॉइंट को आप नोट डाउन करिए, और ये सारे कोई ट्रुथ नहीं है कि ऐसा ही होगा कि आप जीवन में जाके आप सी ऑप्शन ही लगाएं, लेकिन या जीवन में जाकर 2 ऑप्शन जो है वही होगा, लेकिन ये आपको मदद कर सकते हैं। और इन सभी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, मतलब एक पॉइंट नहीं, सब पॉइंट को ध्यान में रखेंगे अपने नॉलेज के साथ, तो आपकी सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, गारंटी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।